हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 11 चैप्टर 1 और ये है लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। अब देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ हमने ये देखा था कि वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू छोटे बड़े बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं। सो बिजनेस एक्टिविटी के अंडर आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं, फैक्ट्री में कुछ चीज़ें बना रही हैं, वो सारी इंडस्ट्री के अंडर आती हैं। हमने देखा था बिजनेसमैन दो टाइप के होते हैं। वो लोग जो कि खुद गुड्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और दूसरे टाइप के बिजनेसमैन वो होते हैं जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते बट उनको मार्केट से ख़रीदते हैं कम दाम पे और उसको फिर हमें बेचते हैं, रिटेल में बेचते हैं बड़े हुए दामों पे, और इसके बीच का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट कमाते हैं। सो इंडस्ट्री के अंदर वो ही बिजनेस एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है? गुड्स का और मटेरियल्स का। सो जो भी कंपनीज गुड्स एंड मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर रही हैं उनको हम इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस कहते हैं। और ये किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? तो ये इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर आती हैं। सो आपने बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नाम सुने ही होंगे, जैसे टाटा स्टील लिमिटेड क्या बनाती है? स्टील बनाती है। अल्ट्राटेक सीमेंट के एडवर्टीजमेंट्स आपने देखे होंगे, वो लोग सीमेंट बनाते हैं। अंबुजा कंपनी भी सीमेंट बनाती है। जेके लक्ष्मी कंपनी सीमेंट बनाती हैं। इसी तरह से कुछ कंपनी होती हैं जो पेपर बनाती हैं। फिर कुछ कंपनीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती हैं। ये सारी की सारी कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं गुड्स की, वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस कहलाती हैं। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे, एक गारमेंट फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कहलाएगा, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ या सीमेंट प्लांट हुआ, ये सारे एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के। सो ये हुआ पहला कैटेगरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं कॉमर्स की। ना कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो एक बार इंडस्ट्री में जब माल बन जाता है, चीज़ों का प्रोडक्शन हो जाता है, तो जो भी गुड्स बने वो किसी न किसी तरीके से मार्केट में तो आएंगे ही आएंगे, और फिर मार्केट से वो अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स के पास जाएंगे। तो जैसे गारमेंट फैक्ट्री कुछ चीज़ें बना रही है, जो भी कपड़े बना रही है, वो कपड़े तो इवेंचुअली कंज्यूमर्स के लिए बना रही, कस्टमर्स के लिए बना रही है। सीमेंट प्लांट में सीमेंट बन रही है तो वो मार्केट में आके फिर बिल्डिंग्स में और कंस्ट्रक्शन के काम में लगती है। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी मोबाइल्स बना रही है उनको भी हम और आप जैसे लोग यूज़ करते हैं। सो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप सोचें ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हेल्प कर सके। गुड्स को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। जो जितनी भी कंपनियां हैं जो कि लॉजिस्टिक्स कंपनियां कहलाती हैं, जो ट्रक्स चलाती हैं, फैक्ट्रियों से सामान मार्केट तक पहुंचाती हैं, वो सारी कंपनीज कॉमर्स के अंडर आएंगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी जो कि इन गुड्स का इंश्योरेंस करती है, क्योंकि सामान फैक्ट्री से लेके मार्केट तक पहुंचने के बीच में एक्सीडेंट में अगर ख़राब हो जाए या बर्बाद हो जाए तो उस लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां बनी हुई हैं जो कि ये काम करती है कि गुड्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। फिर बिना पैसे लेन देन के गुड्स यहाँ से वहाँ तो जा नहीं सकते, तो मनी भी इन्वॉल्व हुआ। तो जितनी भी बैंकिंग कंपनीज़ हो गई, बैंक के थ्रू ही पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, वो भी सारी कंपनीज़ कॉमर्स के अंडर आ गई। सो कॉमर्स के अंडर जितनी भी कंपनीज आती हैं उनका काम होता है एसेंशियली इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। सो जो भी कंपनियां इस टाइप के कामों में लगी रहती हैं उनको कहते हैं कमर्शियल एंटरप्राइजेस। सो कमर्शियल एंटरप्राइजेस के कुछ एग्जांपल्स देखें तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसे हमने बात की, इंश्योरेंस कंपनी,
इसके अलावा कॉमर्स के अंडर ही फॉरेन ट्रेड भी आता है। सो जितनी भी कंपनियां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं वो भी कॉमर्स के अंडर ही आती हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, वन इज़ इंडस्ट्री एंड अदर इज़ कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कॉमर्स के अंदर वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फैसिलिटेट कर रही है। ना इन दोनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री जैसे हमने देखा, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का काम क्या है? रॉ मटेरियल्स को लेना, उन्हें मशीनों के थ्रू प्रोसेस करना और फिनिश्ड गुड्स बनाना। तो जनरली इंडस्ट्री जो टर्म है उसका यूज़ हो रहा है उन एक्टिविटीज़ के लिए जहाँ पे मैकेनिकल अप्लायंसेस यानी मशीनरी की मदद से और टेक्निकल स्किल्स के यूज़ से काम किया जाता है। जहाँ भी मशीनें लगी हुई हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है वो सब इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो होता ही है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स भी होता है, बट इसके अलावा ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी इंक्लूड होता है। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स को इसमें इसलिए इंक्लूड किया जाता है कि इसके थ्रू भी किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। सो फॉर एग्जांपल काऊ और बफले को जो ब्रीडिंग होती है एंड रेजिंग होती है उसके थ्रू डेयरी प्रोडक्ट्स का पूरा प्रोडक्शन होता है। पोल्ट्री फार्म्स के थ्रू चिकन और एग्स की सप्लाई होती है। सो किसी न किसी टाइप का प्रोडक्शन ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स से भी होता है, इसलिए इसे इंडस्ट्री के अंडर ही डाला जाता है। Now the term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods। तो आपने कभी सुना होगा शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो शुगर इंडस्ट्री का मतलब शुगर बनाने वाली जितनी भी कंपनी है उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाए तो हम बोलेंगे ये शुगर इंडस्ट्री है। इसी तरह सीमेंट बनाने वाली जितनी भी कंपनी हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाए तो उसे हम सीमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरह ऑटो इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स और रिलेटेड गुड्स आर कंबाइंड टुगेदर। सो एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या वो सारी कंपनियाँ जो कि टेक्सटाइल गुड्स बना रही हैं कॉटन से, उन सारी कंपनीज के ग्रुप को कहेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कौन सी हो गई? जिसमें कि वो सारी कंपनी आ गई जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। सो ये एग्जांपल हो गए इंडस्ट्री के। नाउ इंडस्ट्री को भी अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ये कैटेगराइजेशन इसलिए किया गया है क्योंकि लाखों तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं देश में, तो एक सिस्टम ज़रूरी है जिससे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को एनालाइज कर सकें कैसा इंडस्ट्रीज़ परफॉर्म कर रही हैं ऑल ओवर द कंट्री। सो जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडस्ट्री को वो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। नाउ पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. So एक नाम दे दिया गया है प्राइमरी इंडस्ट्री का उन टाइप की एक्टिविटीज़ को जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और या एनिमल्स और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होता है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर 2 टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का मतलब सिंपल ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मिंग हुआ, माइनिंग हुआ, लंबरिंग मतलब वुड काट के उसका पेपर बनाने के लिए उपयोग होता है, हाउसिंग इंडस्ट्री में उपयोग होता है, बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, फर्नीचर बनते हैं, हंटिंग हो गया और फिशिंग ऑपरेशंस। सो ये सारी चीज़ें आ गई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में वो टाइप की कंपनीज आती हैं जिनका प्राइमरी काम क्या होता है, अच्छे सीड्स बनाना या अच्छे प्लांट्स बनाना जिनको फर्दर ग्रो किया जा सके। इसके अलावा इसमें कैटल ब्रीडिंग आता है, गाय, भैंस, शीप, गोट्स, इन सब की ब्रीडिंग होती है। इसमें पोल्ट्री भी आता है
और फिश हैचरी भी आता है। और ये सारी की सारी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व जितनी भी कंपनीज़ हैं या बिजनेसेस हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री का पार्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनका काम है सिंपल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना और फिनिश्ड गुड्स बना के उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तैयार करना। सो इसका एग्जांपल हुआ माइनिंग ऑफ आयरन ओर। तो माइनिंग ऑफ आयरन ओर तो हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री क्योंकि ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंडर आ रहा है, बट ये रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है क्या, आयरन ओर, और आयरन ओर के थ्रू बनता है स्टील। स्टील बनाने का काम कौन करती है, वो कंपनीज जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर आती हैं। एक और एग्जांपल देखें तो लंबरिंग के थ्रू जितना भी वुड कलेक्ट होता है और वो फर्नीचर बनने के लिए अगर फैक्ट्रीज़ में जा रहा है तो लंबरिंग की जो एक्टिविटी हो गई वो प्राइमरी हो गई, और वुड जो गया एज अ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री, वहाँ से वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। पहली है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमने भी देखा था किस तरह रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आ गई। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि रोड्स बनाती हैं, डैम्स बनाती हैं, बड़े बड़े रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाती हैं। सो इसेंशियली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी कंपनीज आ जाती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर 4 टाइप की इंडस्ट्रीज़ आती हैं। पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है, एक ही तरह के रॉ मटेरियल से अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी हमारे देश में सबसे बड़ी कहाँ पे है, जामनगर गुजरात में है, रिलायंस इंडस्ट्री की। इनका काम क्या होता है, ये कच्चा तेल यानी क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, उसको फिर रिफ़ाइन करते हैं। जब क्रूड को रिफ़ाइन किया जाता है तो उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो मेनली पेट्रोल बना, डीजल बनते हैं, कैरोसिन बनता है, सड़कें बनाने के लिए जो टार यूज़ होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, लुब्रिकेंट्स बनते हैं। सो एक ही मटेरियल्स को एनालाइज और सेपरेट करके जब डिफरेंट एलिमेंट्स निकाले जाते हैं वो आते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। तो 2-4 अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया। जैसे सीमेंट में गिट्टी यूज़ होती है, उसके अलावा कुछ उसमें एडिक्टिव्स मिलाए जाते हैं क्रशिंग करने के बाद। तो कई सामानों को मिक्स किया और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया, वो आ गया सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे डायरेक्ट रॉ मटेरियल को उठाया और उसको अलग अलग स्टेजेस में प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, जहाँ पे गन्ना यूज़ करके उसको क्रश करके उसका जूस निकाल के अलग अलग स्टेजेस के थ्रू उसको प्रोसेस करके शुगर बनाई जाती है। पेपर भी ऐसे ही बनता है लकड़ी से। सो ये टाइप की इंडस्ट्रीज आ गई प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। एंड फाइनली असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक फिनिश्ड गुड बनाती है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो एक कार के दरवाजे कहीं और से आते हैं, उसका स्टीयरिंग व्हील कहीं और से आता है, ब्रेक्स कहीं और से आते हैं, इंजन कहीं और से आता है, बट उनको असेंबल एक जगह किया जाता है। उस टाइप की कंपनीज हो गई असेंबलिंग इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर 4 टाइप की हमने इंडस्ट्री देख ली, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज की। सो टर्शरी इंडस्ट्रीज में वो सर्विसेज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं। टर्शरी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। सो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, वेयर हाउसिंग कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन, पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनीज कुछ एग्जाम्पल हो गए टर्शरी इंडस्ट्री के। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब हमने इंडस्ट्री देख लिया और दूसरी टाइप की बिजनेस एक्टिविटी क्या थी, कॉमर्स। अब देख लेते हैं कॉमर्स क्या होता है। अब कॉमर्स में 2 टाइप की एक्टिविटीज़ आती हैं। पहली है ट्रेड, चीज़ों का लेन देन, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड को सपोर्ट करें या हेल्प करें। सो 2 टाइप की एक्टिविटीज़ अंडर कॉमर्स आर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
नाउ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। चीज़ों की खरीदी बिक्री को ही ट्रेड कहा जाता है। सो ट्रेड में इन्वॉल्व कौन होते हैं? आपके घर के आसपास जो शॉपकीपर है वो भी एक ट्रेड करता है, एक तरह का ट्रेड करता है, जिसमें वो होलसेलर से सामान बाय करता है और फिर हमें कुछ बढ़े हुए दामों पर सेल करता है। इसी तरह होलसेलर प्रोड्यूसर से माल परचेस करते हैं और वो फिर रिटेलर्स को सेल करते हैं। सो ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं और ये आती हैं अंडर कॉमर्स, और कॉमर्स के अंडर भी ये ट्रेड के अंदर आती हैं। सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो भी होती हैं जो कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करती हैं। फैसिलिटेट करना मतलब इनेबल करना, हेल्प करना। सो वो वाली सारी एक्टिविटीज़ को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है ये हमने पहले देखा है। ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस कंपनी है, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज आती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंडर। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट था इंडस्ट्री, जिसका पूरा काम क्या है? प्रोडक्शन करना, अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करना। उसके अंडर हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप की इंडस्ट्रीज थी। अब कॉमर्स के अंदर दो टाइप की एक्टिविटी क्या क्या है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो वो सारे बिजनेसमैन जो कि प्रोडक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ गुड्स को एक जगह से खरीदते हैं दूसरी जगह बेचते हैं, वो सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो सब कॉमर्स के अंडर आते हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये सारी टाइप की जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं, इनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। और कॉमर्स इंक्लूड्स बोथ ऑफ दीज। ना कॉमर्स का मेन काम ही ये है कि वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में लिंक बना के देता है। सो कॉमर्स के अंडर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि ज़रूरी हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसको एक और तरीके से समझाया गया है, ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ? बाधा, ऑब्स्टिकल। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि ऑब्स्टिकल हटाती हैं, किस चीज़ से ऑब्स्टिकल हटा रहे हैं? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बीच में से ऑब्स्टिकल्स हटा रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं कॉमर्स के अंडर। अब ये हिंड्रेंसेस किस किस टाइप के हो सकते हैं? जब एक फैक्ट्री में कुछ माल बनता है तो उस मैन्युफैक्चरर को वो माल बनाने के लिए या वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो एक हिंड्रेंस हुआ ना, वो एक गतिरोध हुआ उसको कुछ भी चीज़ को बनाने में। वो हिंड्रेंस कौन दूर करता है? वो हिंड्रेंस बैंक्स दूर करती हैं बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द मैन्युफैक्चरर, ताकि वो चीज़ों का प्रोडक्शन कर सके। फिर उसको चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो ये काम कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर हर काम तो कर नहीं सकता। उसकी फैक्ट्री मान लीजिए राजस्थान में कहीं लगी हुई है और उसे गुड्स पहुंचाने हैं बेंगलोर तक, तो अब वो ये काम तो नहीं कर सकता, ये काम ट्रांसपोर्ट कंपनी ही कर सकती है। सो ट्रांसपोर्टेशन कौन सी एक्टिविटी हो गई? जो कि हिंड्रेंस रिमूव कर रही है मूवमेंट ऑफ गुड्स का। सो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं किस किस टाइप के हिंड्रेंसेस हैं और कॉमर्स कैसे इन हिंड्रेंसेस को दूर कर रहा है। सो द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड। तो अगर हमें कुछ सामान खरीदना है तो हम कहाँ से खरीदेंगे? हम अलग अलग फैक्ट्रीज़ में जाके एक एक सामान तो परचेस कर नहीं सकते। अगर हमें ग्रोसरी खरीदनी है तो हम मॉल में ही जाएंगे जहाँ सारा सामान एक साथ अवेलेबल हो जाए। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है ट्रेड, वो बिजनेसमैन जो कि सारे सामानों को एक जगह ला के रख रहा है ताकि हम आराम से उन सामानों को परचेस कर सकें। सो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स क्या है? हम सारी जगह जाके सामान कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, वो बिजनेसमैन जो ट्रेड करते हैं, उनसे जाके हम सामान परचेस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हिंड्रेंस दूर हो रही है पर्सन्स की, एंड इट इज़ रिमूव्ड बाय ट्रेड। ट्रांसपोर्ट रिमूव्स हिंड्रेंसेज ऑफ प्लेसेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। ये हमने भी देख ही लिया है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग क्या हेल्प करती है? वो रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कैसे? बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब कंपनी के पास इतनी जगह तो हो नहीं सकती पूरे देश भर में कि वो अपना सामान हर जगह स्टोर कर सके। सो वो अलग अलग वेयर हाउसेज को यूज़ करती है देश के अलग अलग कोने में, जहाँ पे अपना माल स्टोर कर देती है और फिर धीरे धीरे वहाँ से माल मार्केट में सप्लाई होता रहता है। इससे उनके टाइम की बचत होती है। सो हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज़ रिमूव्ड बाय स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़। नाउ कंपनीज जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं उनको
स्टॉक में भी रखती हैं और फिर उनको अलग अलग जगहों पे भेजती भी है। तो हमेशा ये रिस्क बनी रहती है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ चोरी हो जाए या आग लग जाए तो उसके कारण लॉसेस हो सकते हैं, डैमेजेस हो सकते हैं। सो इस टाइप के डैमेजेस और लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस काम आता है। जब आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं तो इन केस अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए और आपका गुड्स पूरा ख़राब हो जाए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योर्ड वैल्यू का भुगतान कर देती है, जिससे आपकी रिस्क कवर हो जाती है। सो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इज़ रिमूव्ड बाय इंश्योरेंस। पैसे की ज़रूरत बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूरी कर देते हैं। सो ये कैपिटल के जो हिंड्रेंस है वो रिमूव हो गई बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। अब आपने गुड्स तो बना लिए हैं, बट लोगों को गुड्स के बारे में पता कैसे चलेगा और उनको पता नहीं चलेगा तो आपका सामान कैसे बिकेगा। तो ये वाली हिंड्रेंस को दूर कौन करता है? वो करता है एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए जितने भी कंपनीज़ हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स का, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हो गई जो कि एड्स बनाती हैं और देन उनको पब्लिश करती है अलग अलग जगहों पे, वो कौन सी हिंड्रेंस दूर कर रही है? इन्फॉर्मेशन की हिंड्रेंस को दूर कर रही हैं। सो इन अ नटशेल, commerce is said to consist of activities of removing the hindrances of person, place, time, risk, finance and information in the process of exchange of goods and services. कॉमर्स ही वो चीज़ है जो कि सारी हिंड्रेंसेस को दूर करती है, हिंड्रेंसेस इन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दो चीज़ें देख ली हैं, एक है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर आ गई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्री। कॉमर्स के अंदर आ गए ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रेड के बारे में। और ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये हमने देखा ही है, एंड इट रेफर्स टू ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स और यूजर्स। ट्रेड के थ्रू ही सामान हमारे पास तक पहुंच पाता है, एंड कंज्यूमर तक पहुंच पाता है मैन्युफैक्चरर से। सो जितने भी बिजनेसमैन आपको आपके मेन बाज़ार में मिल जाएंगे, होलसेल मार्केट में मिल जाएंगे, आपके आसपास की जो रिटेल शॉप्स हैं वहाँ मिल जाएंगे, वो सब ट्रेड में ही इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए अगर वो नहीं हैं तो फिर आप सामान कहाँ से लाएंगे? इसलिए कहा जाता है ट्रेड हेल्प्स इन मेकिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूज़र्स। तो यही हमने देखा, अभी प्रोड्यूसर हर जगह पहुँच के अपना माल बेच नहीं सकता, उसे चाहिए कि दूसरे बिजनेसमैन ऐसे हों जो कि उनका सामान उनसे ख़रीद लें और फिर उनको हमें बेच दें, अलग अलग कंज्यूमर्स के पास तक पहुंचा दें। सो बिजनेसमैन आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स। ये सब आ जाते हैं ट्रेड के अंदर, ये इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये आएंगे कॉमर्स के अंडर, और कॉमर्स के अंडर स्पेसिफिकली ट्रेड के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने का काम करते हैं। In the absence of trade, it won't be possible to undertake production activities on large scale. ये तो गिवन है। ट्रेड के अंदर दो टाइप के ट्रेड आते हैं, एक है इंटरनल ट्रेड और एक है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आप जानते ही हैं क्या होता है, जो कि देश के अंदर ही अंदर ट्रेड होता है, उसको इंटरनल ट्रेड हम कहते हैं। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, वो आ जाएगा इंटरनल ट्रेड के अंडर। और इंटरनल ट्रेड में एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो होते हैं जहाँ पे माल को बल्क में परचेज़ किया जाता है, गुड्स को बल्क में परचेज़ किया जाता है। ये यहाँ रिटेल ट्रेड नहीं है, दिस इज़ होलसेल ट्रेड। सो व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क क्वांटिटीज इट इज़ रेफर्ड टू एज होलसेल ट्रेड। और जहाँ गुड्स को परचेज और सेल किया जाता है कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज़ में फॉर फाइनल कंजम्पशन, इट इज़ रेफर्ड टू एज रिटेल ट्रेड। ये भी हमें पता है, जो आसपास की शॉप्स हैं सारी, वो सब रिटेल ट्रेडर्स ही कहलाते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी क्वांटिटी में बहुत सारा सामान लाते हैं अलग अलग टाइप का और फिर उनको सेल करते हैं। तो ये सब आ गए इंटरनल ट्रेड के अंदर। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आता है। तो एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सभी जानते होंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? गुड्स को अपनी कंट्री से बाहर भेजना। सो इंडिया से बाहर जितना भी सामान जा रहा है उसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। इंडिया से बहुत सारे टाइप के सामान अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोप, यूएस, एशियन कंट्रीज़, यहाँ जितनी भी चीज़ें जाती हैं वो सब एक्सपोर्ट्स के अंडर आती हैं। तो बिजनेसमैन जो भी ये काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स का, वो एक्सटर्नल ट्रेड के अंडर आते हैं।
और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन जो कि सामान को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर की कंट्री से सामान खरीद के इंडिया में बुलवा रहे हैं, वो होता है इम्पोर्ट ट्रेड। सो इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्ट ट्रेड। नाउ एक थर्ड एस्पेक्ट भी होता है जो कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है, इसे कहते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इट इज़ नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो कि पहले एक कंट्री से माल इंपोर्ट करेंगे और फिर उनको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे सेम प्रोडक्ट्स को। या कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके क्लाइंट्स मान लीजिए यूएई में ऑलरेडी बंधे हुए हैं, जिनको वो अलग अलग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और उनने कुछ अलग ही टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड कर दी जो कि इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये कंपनी क्या करेगी, चाइना या जहाँ भी वो प्रोडक्ट मिलता होगा वहाँ से पहले उसको इंडिया में इंपोर्ट कर लेगी और फिर उसको यहाँ से यूएई एक्सपोर्ट कर देगी सेम सामान को। तो इन टाइप के ट्रेड्स को इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। नाउ क्विकली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो हमने ये देखा था कि जो भी एक्टिविटीज़ ट्रेड को असिस्ट करती हैं उनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, और ये मोस्टली सर्विसेज ही होती हैं बिकॉज इनका काम ही ये होता है कि ये सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं। तो हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउसिंग की। तो वो सारे बिजनेसमैन जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने वेयर हाउस खोल के रखा है या जिनके ट्रक्स चलते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी चलती है, या जो इंश्योरेंस का काम कर रही हैं कंपनियां, वो सारी आ जाती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंडर। सो इनका काम क्या है? सपोर्टिव रोल प्ले करना। और हमने भी देख ही लिया ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गई और ये सभी सर्विसेज हैं और ये भी इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का। ये ना हो तो फिर ट्रेड हो ही नहीं सकता। सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या कर रही हैं? मूवमेंट कर रही हैं गुड्स का इधर से उधर। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इंश्योरेंस रिस्क कवर कर रही है। वेयर हाउसिंग जगह दे रही है, स्टोरेज फैसिलिटी दे रही है। एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर रही है प्रोडक्ट्स के बारे में। सो ये सब हो गई ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ इनको थोड़ा सा ब्रीफली और देख लेते हैं। सो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बट क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जहाँ तक सवाल है तो अब देखिए प्रोडक्शन जो होता है गुड्स का वो स्पेसिफिक लोकेशंस में ही होता है इंडिया में। अलग अलग टाइप के गुड्स अलग अलग जगहों पे प्रोड्यूस होते हैं। जो टी जैसे फॉर एग्जांपल आसाम में प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होती है, कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, जूट वेस्ट बंगाल ओडिशा में, शुगर सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोड्यूस होती है इंडिया में। सो ये गुड्स को अलग अलग देश के भागों में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों की ही ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट ना सिर्फ रॉ मटेरियल का बल्कि फिनिश्ड गुड्स का भी। इसके अलावा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी है ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने ट्रेडर से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में और कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। इसी के थ्रू ट्रेड एनेबल हो सकता है। सो ये ऑक्सिलरी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड इज़ एज वी सेड बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है बिजनेसेस को, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बिजनेस में। सो फाइनेंस की ज़रूरत रेगुलरली बिजनेसेस को पड़ती रहती है। सो बैंक्स कौन कौन सी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बिजनेस को? चेक्स कलेक्शन, फंड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना, बिल्स का डिस्काउंटिंग करना, या अगर कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो इंपोर्टर से पैसा कलेक्ट करना। ये सारे काम अगर नहीं होंगे तो भी बिजनेस चलेगा कैसे? सो बैंकिंग एंड फाइनेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नाउ द थर्ड वन इज़ इंश्योरेंस। हमने बात कर चुके हैं, रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो किसी भी तरह का नुकसान हो गया बिजनेस को तो इंश्योरेंस एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड काम आता है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की भी हमने बात की थी, सामान ताकि ख़राब ना हो अलग अलग जगहों पे उसको टाइम पे पहुंचा दिया जाए जिससे कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बनी रहे मार्केट में पूरे देश भर में। एंड एडवर्टीजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको पता कैसे चलेगा कि कोई सी कंपनी क्या चीज़ लॉन्च कर रही है। सो हम दिन भर न्यूज़ चैनल्स पे और रेगुलर चैनल्स पे, म्यूज़िक चैनल जो भी देखें आप, एडवर्टीजमेंट आपको दिखते ही हैं। इसके बिना कंपनी सामान कैसे अपना बेच पाती, कैसे बेच पाएंगी? सो एडवर्टीजमेंट्स भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है।
अभी तक हमने पूरा जो बिज़नेस के बारे में पढ़ा है और जितने बहुत सारे खिचड़ी पिचड़ी डिविजन्स देखे हैं, उसका ये एक सिंगल चार्ट आपको निचोड़ बताएगा। और अब आपको ये चार्ट अच्छे से समझ आएगा। पहले मैं चार्ट आपको दिखाता तो बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आता। हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बिज़नेस क्या होता है उसके बारे में। अब बिज़नेस के अंदर आता है इंडस्ट्री और कॉमर्स, ये हमने आज देखा, ये दो क्लासिफिकेशंस हैं। फिर इंडस्ट्री के अंदर हमने क्या क्या देखा था, इसके अंदर आती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी के अंदर भी हमने देखा था एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ है और एक जेनेटिक इंडस्ट्री है। फिर हमने सेकेंडरी के अंदर क्या क्या देखा था, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 4 टाइप के देखे थे हमने, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये कवर कर गया पूरा इंडस्ट्री का पार्ट। और कॉमर्स में हमने क्या देखा था, कॉमर्स के जो 2 मेन पार्ट्स हैं वो हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के अंडर आता है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होता है होलसेल और रिटेल ट्रेड, ये सब याद आ रहा होगा आपको, अभी हमने अभी पढ़ा है ये। और एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंडर हमने देख ली ये अलग अलग एक्टिविटीज़ जो अभी हमने देखी थी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस और एडवर्टाइजिंग। यहाँ ख़त्म होता है हमारा लेक्चर नंबर 2। अब एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे, तो हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो उनको आप लिख के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई विल रिस्पॉन्ड ASAP। Thanks for watching the video and see you in the next video. Goodbye.